जादुई जलपरी का बदला। एक गांव में 2 साल से बारिश नहीं हो रही थी, इसलिए वहां के सारे कुएं सूख चुके थे। खेत खलिहान भी बंजर पड़े थे, जिस वजह से सभी गांव वाले काफी चिंता में पड़ गए। अब की बार बारिश न हुई, हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। सही कहा तुमने बहन, मुझे तो लगता है हमें ये गांव छोड़कर जाना होगा। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। तभी एक बूढ़ा आदमी बोला, हमें गांव छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। भगवान हमसे नाराज हैं, इसलिए बारिश नहीं हो रही। हमें भगवान को खुश करने के लिए हवन करना चाहिए। क्यों ना एक बार हवन करके देख ले। सभी गांव वाले उस बूढ़े आदमी की बात मान लेते हैं। फिर सभी गांव वाले मिलकर हवन करने लगते हैं। हवन होने के अगले ही दिन से गांव में मानसून आ गया और गांव में झमाझम बारिश होने लगी। ये देख सभी गांव वाले खुशी से झूम उठे, लेकिन गांव वालों की खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। देखते ही देखते बारिश और तेज होने लगती है और गांव में पानी भरने लगा। सभी गांव वाले डर गए। तभी किसी औरत के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। एक औरत अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेकर मकान के छत पर खड़ी थी। कोई बचाओ मुझे, मेरा घर डूब रहा है। कोई बचाओ मुझे और मेरे बच्चे को, नहीं तो हम मर जाएंगे। उस औरत का घर गांव का सबसे छोटा घर था। सब लोग अपने घरों की छत से उसे देख रहे थे, लेकिन ज्यादा पानी भरने के कारण गांव का कोई भी आदमी उस औरत की मदद करने के लिए आगे नहीं आया। तभी पानी ज्यादा होने की वजह से उस औरत का घर बह गया। औरत और उसका बच्चा बाढ़ के पानी में फंस गए। कोई बचाओ हमें, मेरा बच्चा पानी में डूब जाएगा, कोई तो बचाओ। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। एक जल परी उस औरत को बचाने वहां आ पहुंची और बोली, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जान बचाऊंगी। लेकिन तुम कौन हो? तुम तो मछली जैसी दिखती हो। मैं कोई भी हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है। अभी तो सिर्फ तुम मुझे अपनी जान बचाने वाली समझो। जलपरी औरत और उसके बच्चे को एक सुरक्षित जगह छोड़कर नदी में वापस चली गई। बारिश लगातार हो रही थी। ऐसे ही एक घर में एक गरीब औरत अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। माँ, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, खाने को कुछ दो ना, नहीं तो हम भूख से मर जाएंगे। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। बस आज का दिन और सब्र कर लो, कल मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ खाने का इंतजाम जरूर करूंगी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे खाना दो। चिंटू, ऐसा नहीं कहते, बारिश को रुक जाने दो, फिर माँ हमारे लिए कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर लेकर आएगी। हे भगवान, आप हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। मैं तो पहले से ही गरीब थी, लोगों के घर झाड़ू पोछा करके घर का खर्चा चलाती थी, लेकिन बारिश की वजह से मैं काम पर भी नहीं जा पा रही। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या खिलाऊं अपने बच्चों को। ये कहते हुए वो रोने लगी कि तभी वही जलपरी उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगी। जलपरी के हाथों में खाने का कुछ सामान था। औरत ने जब घर का दरवाजा खोला तो जलपरी को अपने सामने देखकर घबरा गई। तुम कौन हो? घबराओ मत, मैं एक जलपरी हूँ। तुम लोगों को मुसीबत में देखकर तुम्हारी मदद करने यहाँ आई हूँ। मैंने तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की बातें सुन ली थी। ये लो खाने का कुछ सामान और अपने बच्चों को पेट भर खाना खिलाओ। इतना कहकर जलपरी उस औरत को खाने का सामान देकर वहाँ से चली गई। फिर अगले दिन से बारिश होनी भी बंद हो गई। गांव में भरा हुआ पानी धीरे धीरे घटने लगा। अब गांव वाले पहले की तरह अपने घरों से बाहर निकलने लगे। एक दिन वही जादुई जलपरी नदी किनारे बैठी हुई थी। उसी गांव में रहने वाले शंभू और चंपक वहां से गुजर रहे थे। तब उनकी नजर जलपरी पर पड़ी। अरे शंभू, देख जलपरी, हम इसे जाल में पकड़ लेते हैं, ये हमारे बड़े काम आएगी। इससे हम अपना मनचाहा काम करवा सकते हैं। तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये हम दोनों की बस की बात नहीं। इसे पकड़ने के लिए हमें और लोग चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस जलपरी पर नजर रखता हूँ। तब तक तुम 2-4 लोगों को बुलाकर ले आओ, और हाँ, मछली पकड़ने वाला जाल जरूर ले आना।
चंपक गांव जाकर 2-4 लोगों को अपने साथ ले आया। फिर सबने मिलकर चुपके से उस जलपरी के ऊपर जाल डाल दिया। जलपरी गांव वालों से बहुत विनती करती है, लेकिन किसी को जलपरी के ऊपर दया नहीं आती कि तभी वही गरीब औरत वहां आ जाती है और गांव वालों से कहती है, तुम इस जलपरी को छोड़ दो, इसने तो कितने लोगों की जान बचाई है इस मूसलाधार बारिश में। तब वहां उस गरीब औरत की बात सुनकर ऐसे कई और लोग भी वहां आ जाते हैं जिनकी जान उस जादुई जलपरी ने बचाई थी। हाँ, जमुना बहन सच बोल रही है। जलपरी ने मेरी भी जान बचाई थी बाढ़ के समय। तुम दोनों की भलाई इसी में है, शंभू और चंपक, कि जल्दी से तुम जलपरी को छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा। गांव वालों के डर से चंपक और शंभू जादुई जलपरी को आजाद कर देते हैं। तब गांव के मुखिया ने जलपरी से कहा, एक बात बताओ जलपरी, तुम हमारे गांव में क्या कर रही हो? मैं दूर पहाड़ियों के पास बहने वाली नदी में अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन वहां एक जादूगरनी आई और धोखे से मेरे पति और मेरे बच्चे को मार डाला ताकि वो मुझसे अमर होने का जादुई मणि हासिल कर सके। तब से मैं बदले की आग में जल रही हूँ और उस दुष्ट जादूगरनी को ढूंढ रही हूँ। लेकिन वो जादूगरनी इस गांव में है क्या? हाँ, वो इसी गांव में है। आप लोगों को क्या लगता है ये बारिश मानसून की है? ये बारिश उस जादूगरनी ने कराई थी ताकि वो गांव वालों की जान ले सके। लेकिन हमने उस जादूगरनी को इस गांव में कभी नहीं देखा। वो यही है। क्यों शंभू, मैंने सही कहा ना? जलपरी की बात सुनकर शंभू डर गया और वहाँ से भागने लगा, लेकिन गांव वाले शंभू को पकड़ लेते हैं। छोड़ दो, मुझे जाने दो। शंभू, सब सच सच बताओ, नहीं तो गांव वाले तुझे मार मार कर तेरी खाल खींच लेंगे। मुझे माफ कर दो मुखिया जी, मैं लालच में आ गया था। मुझे वो जादूगरनी जंगल में मिली थी, मैं उसके बहकावे में आ गया था। मैंने उसके साथ मिलकर गांव वालों को मारने और फिर उसकी जमीन पर कब्जा करने की साजिश रची थी। मुझे माफ कर दो। बता पापी, वो जादूगरनी कहाँ है ताकि मैं उससे बदला ले सकूं? मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। वो जंगल में एक गुफा में छुपी हुई है, मैं आपको उसके पास लेकर चलता हूँ। फिर शंभू जलपरी और सभी गांव वालों को लेकर जंगल में पहुँचा। जंगल में पहुंचकर शंभू के कहने पर जलपरी और सभी गांव वाले सब छुप जाते हैं। फिर शंभू जादूगरनी को आवाज लगाता है। शंभू के बुलाने पर जादूगरनी गुफा से बाहर आई। आओ मेरे बिजनेस पार्टनर, कुछ दिनों की बात है, फिर पूरा गांव तुम्हारा है। तभी जादूगरनी को देखकर जलपरी और सभी गांव वाले बाहर आ गए। जलपरी को देखकर जादूगरनी ने हंसते हुए बोली, अच्छा हुआ तो खुद चलकर यहाँ आ गई। अब मैं तुझे आसानी से तेरे पति और बच्चों के पास भेज दूंगी और तुझसे तेरी जादुई मणि हासिल कर लूंगी। हा 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 हा। खुद की मौत सामने खड़ी है और मुझे मारने के सपने देख रही है। दुष्ट, तूने बहुत लोगों को परेशान किया है, आज तू नहीं बचेगी। ऐसा कहकर जलपरी अपनी जादुई शक्ति से अपने साथ नदी के अंदर ले गई। छोड़ दे मुझे, मैं कभी तेरे रास्ते में नहीं आऊंगी, मुझे नदी से बाहर निकालो। तू मेरे पति और मेरे बच्चे की हत्यारिन, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कुछ देर बाद जादूगरनी की पानी में डूबने से मौत हो गई। जादुई जलपरी अपना बदला पूरा करके नदी में गायब हो गई और फिर सभी गांव वाले वापस गांव जाकर हंसी खुशी रहने लगे। नेहा शीशे के सामने बैठकर बाल बना रही होती है। नेहा, मुझे कंघा देना। नेहा सुमन की बातों को अनदेखा कर देती है और अपने बाल बनाती रहती है। नेहा, प्लीज कंघा दे दो ना। नेहा एक बार फिर सुमन को इग्नोर कर देती है, जिस पर सुमन नेहा के कंधे पर हाथ रखती है। नेहा जल्दी से सुमन का हाथ अपने कंधे पर से झटकते हुए कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुझे पापा ने कहा है ना मुझे हाथ मत लगाए कर, वरना मैं भी तेरी तरह सांवली हो जाऊंगी। अपनी बेटियों के चिल्लाने की आवाज सुनकर राकेश वहाँ पर आता है। नेहा राकेश को सारी बात बताती है, जिस पर राकेश सुमन पर चिल्लाते हुए कहता है, तुझे मैंने कितनी बार कहा है मेरी फूल जैसी बेटी से दूर रहा कर, वरना इसकी चांद जैसी खूबसूरती पर तेरे सावलेपन का दाग लग जाएगा।
ऐसा कहकर राकेश नेहा को थप्पड़ लगा देता है। नेहा आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है। राकेश की 2 बेटियां थी, नेहा और सुमन। नेहा दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसका रंग गोरा चिट्टा, नयन नक्श सटीक, देखने में वो बहुत ही खूबसूरत लगती थी। वहीं दूसरी ओर सुमन इसके बिल्कुल विपरीत थी। उसका रंग बहुत ही सांवला था। राकेश और उसकी पत्नी गीता बहुत ही गोरे चिट्टे थे, इसलिए राकेश को अपनी बेटी सुमन बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि वो उनके परिवार से मेल ही नहीं खाती, इसलिए वो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था और बात बात पर उसे डांटता और मारता भी था। आज फिर पापा ने नेहा की वजह से मुझे थप्पड़ मारा है। पापा मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। मेरे बच्चे रोते नहीं हैं, मैं तुझसे प्यार करती हूँ ना। नेहा बैठे बैठे टीवी देख रही होती है कि तभी उसे बिरयानी खाने का मन करता है और वो अपने पापा से कहती है, पापा मेरा बिरयानी खाने का मन हो रहा है, क्या बिरयानी ले आएंगे? मेरी नेहा कुछ कहे और मैं वो ना करूं, ऐसा हो सकता है क्या? तो रुक, मैं अभी लेकर आता हूँ। सुमन वहाँ खड़ी मन ही मन सोचती है, अरे वाह, पापा तो बिरयानी लेने जा रहे हैं। आज मैं भी बिरयानी खाऊंगी, मेरा भी कितना मन था। इसके बाद जैसे ही राकेश घर लौटता है तो सुमन देखती है कि राकेश के हाथ में केवल एक ही बिरयानी का पैकेट है और वो उसे निकाल कर नेहा को दे देता है, जिससे सुमन का मन दुखी हो जाता है। फिर भी वो अपने पापा के पास जाती है। पापा मुझे भी बिरयानी खानी है। अपनी शक्ल देखी है, खुद तो सड़ी हुई भिंडी जैसी है और मैडम को बिरयानी खानी है। जा, रसोई में सूखी रोटी पड़ी होगी, वो जाकर खा। बेचारी सुमन रसोई में चली जाती है और सूखी रोटी खाने लगती है और यहाँ नेहा उसे चढ़ा चढ़ा कर उसके सामने बिरयानी खाती रहती है। उस घर में सुमन के साथ बहुत भेदभाव होता था। जहाँ नेहा को प्राइवेट स्कूल में भेजा जाता था, वहीं सुमन सरकारी स्कूल में जाती थी। राकेश हमेशा नेहा का हाथ पकड़कर उसे स्कूल छोड़कर आता था, जबकि सुमन नेहा और राकेश के पीछे पीछे चलती थी। ऐसी ही एक दिन जब वो दोनों को हाथ पकड़ा हुआ देखती है तो उसके अंदर अपने पिता का प्यार पाने की इच्छा जागती है और वो अपने पापा का हाथ पकड़ लेती है, जिस पर राकेश उसका हाथ झटकते हुए कहता है, अरे तुझे कितनी बार कहा है, मुझे या नेहा को हाथ मत लगाया कर। तुझे समझ नहीं आता क्या, सावली मनहूस कहीं की। ये सब सुमन के साथ अक्सर ही होता था। जब भी कोई सामान आता तो सबसे पहले नेहा को ही दिया जाता। कोई खाने का सामान आता तो वो भी नेहा को ही दिया जाता। कभी कभी गीता कुछ न कुछ बचा कुचा कर सुमन को दे ही दिया करती थी। गीता अपनी बेटियों में बिल्कुल भी अंतर नहीं करती थी, पर वो चाहकर भी ये बात राकेश के मन में नहीं डाल सकती थी। एक दिन राकेश की माँ यानी नेहा और सुमन की दादी रमा उनके घर पर आती है। रमा सफर से थककर सोफे पर बैठी होती है। नेहा भी वहीं खड़ी होती है, पर वो कुछ नहीं करती। लेकिन सुमन जल्दी से भागकर अपनी दादी के लिए पानी लेकर आती है। बात है, मेरी पोती नेहा तो आज और भी ज्यादा सुंदर लग रही है। बचपन में तो ये सुंदर लगती थी, लेकिन लगता है बड़े होने के साथ साथ इसकी खूबसूरती भी बढ़ती ही जा रही है। देख मेरी बेटी, मैं तेरे लिए गांव की सबसे टेस्टी चॉकलेट लाई हूँ। थैंक यू सो मच दादी, ये चॉकलेट तो बहुत बड़ी है। दादी मेरे लिए चॉकलेट नहीं लाई हो क्या? अरे तेरे चेहरे का तो रंग ही चॉकलेट जैसा है, तो क्या चॉकलेट खाएगी? जा जाकर अपनी माँ की रसोई में मदद करा। ये सब देखकर नेहा हंसने लगती है। दिन ऐसे ही बीत रहे होते हैं। पहले तो केवल घर में राकेश ही नेहा और सुमन में भेदभाव करता था, पर अब उसकी दादी यानी रमा भी दोनों बच्चों में भेदभाव करने लगती है। नेहा को अत्यधिक प्रेम और सुमन को अत्याचार मिलने लगता है। एक दिन राकेश अपनी माँ और दोनों बेटियों को लेकर कहीं जा रहा होता है कि तभी रास्ते में एक ट्रक से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। पिछली सीट पर होने के कारण सुमन और नेहा को तो कुछ नहीं होता, पर रमा और राकेश को काफी चोटें आती है।
रमा और राकेश को देखकर तो नेहा अपना मुंह बना लेती है, पर सुमन दोनों के पास जाती है। नेहा जल्दी इधर आओ, हमें इन्हें अस्पताल पहुंचाना होगा। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगी, वहाँ खून है, मुझे खून बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैं नहीं आऊंगी। इसके बाद सुमन खुद ही कुछ लोगों को इकट्ठा करती है और फिर ऑटो रुकवाकर अपने पापा और दादी को अस्पताल पहुंचाती है। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद वो लोग घर पर आ जाते हैं। डॉक्टर की सलाह के अनुसार उन्हें बेड रेस्ट की जरूरत थी, इसलिए वो लोग बेड रेस्ट करने लगते हैं। गीता अपनी दोनों बेटियों को अपने पति और सास की मदद के लिए उनके पास बिठाकर रसोई में चली जाती है, पर जहां सुमन उन दोनों का ख्याल रख रही होती है, वहीं नेहा अपने पापा के फोन में गेम खेल रही होती है। नेहा बेटा, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, थोड़ी सर में मालिश कर दे। पापा अभी मैं लास्ट लेवल पर हूँ, मुझे मेरी गेम पूरी करने दीजिए, नहीं तो मैं आउट हो गई तो सीधा फर्स्ट लेवल पर पहुँच जाऊंगी। पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं माँ से तेल गरम करवा कर लाती हूँ और आपके सर की मालिश कर देती हूँ, उससे आपका सर का दर्द चुटकियों में गायब हो जाएगा। इसके बाद सुमन हल्के गुनगुने तेल से अपने पिता के सर में अच्छे से मालिश करती है, जिससे राकेश का सर दर्द पूरे तरीके से गायब हो जाता है। अगले दिन गीता रुई और पानी से भरे बर्तन को नेहा को देते हुए कहती है, बेटा नेहा, डॉक्टर ने इन दोनों के जख्मों को रोज साफ करने के लिए कहा है। तुम इस पानी और रुई की मदद से इनके जख्म साफ कर दो, जब तक मैं इन दोनों के लिए खिचड़ी बना देती हूँ। माँ, जख्म तो दिखने में बहुत ही गंदे होते हैं, नहीं मैं नहीं कर सकती ये। कोई नहीं माँ, आप ये पानी और रुई यहीं रख दो, मैं दादी और पापा के जख्म साफ कर दूंगी और उन पर फिर दवा भी लगा दूंगी, इससे दोनों को आराम मिलेगा। इसके बाद सुमन राकेश और रमा दोनों के घाव साफ करके उन पर दवा लगा देती है। फिर अगले दिन नेहा राकेश के पास आती है और कहती है, पापा मुझे पैसे चाहिए, मुझे चॉकलेट खरीदनी है। बेटा, मैं इतने दिन से बेड पर हूँ, काम पर नहीं जा रहा हूँ, ऊपर से दवाइयों का खर्चा भी हो रहा है, ऐसे समय में मैं तुझे पैसे कहाँ से दूँ? क्या पापा, आप भी कैसे पापा हो, मुझे एक चॉकलेट तक नहीं दिला सकते, मुझे पैसे चाहिए बस। नेहा पैसे लेकर ही मानती है। सुमन भी वहीं खड़ी होती है। सुमन को देखकर राकेश कहता है, बेटा तुझे भी चॉकलेट चाहिए? नहीं पापा, आप दोनों जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं बस यही चाहती हूँ। आज उस बिस्तर पर असहाय लेटे हुए राकेश और रमा दोनों को ही अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उन्हें अब पता चल चुका था कि बाहरी सुंदरता मायने नहीं रखती, अगर कुछ मायने रखता है तो वो इंसान के अंदर की सुंदरता। फिर धीरे धीरे सुमन की सेवा से उसकी दादी और राकेश बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और वो सुमन से उसके और नेहा के बीच भेदभाव करने के लिए माफी मांगकर उसे गले लगा लेते हैं। जिसके बाद रमा सुमन को एक बड़ी सी चॉकलेट देती है। सुमन उस चॉकलेट का आधा हिस्सा नेहा को दे देती है। मुझे माफ कर दो सुमन, मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया, हमेशा तुम्हें चढ़ाया, तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, फिर भी तुम मुझे अपना हिस्सा दे रही हो। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है मेरी बहन, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। बस मैं तो चाहती हूँ कि सब मुझसे प्यार करें और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुमन की ये इच्छा उसके अच्छे व्यवहार की वजह से पूरी हो जाती है। अब पूरा परिवार उसे प्यार करने लगता है और सब हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। जादुई सोने और चांदी के फूल का घर। किसी गांव में राधिका नाम की एक गरीब और अनाथ लड़की रहती थी। राधिका का एक सौतेला भाई भी था जो सारा दिन अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता था। राधिका जब 5 साल की थी तभी उसकी माँ की मौत हो चुकी थी और अभी कुछ वक्त पहले कैंसर की वजह से उसके पिता की भी मौत हो जाती है। राधिका के पिता फूल बेचने का काम करते थे और उनके जाने के बाद राधिका भी अपना गुजारा चलाने के लिए फूल बेचने का काम शुरू कर देती है। एक दिन राधिका का सौतेला भाई अंकित अपने दोस्तों के साथ राधिका के पास आता है और उससे बोलता है,
सुन, मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे कुछ पैसे दे। एक तो तू कोई काम करता नहीं है, ऊपर से हमेशा पार्टी के लिए पैसे मांगने आ जाता है। आज चाहे कुछ भी हो, मैं तुझे बेवजह 1 भी रुपए नहीं देने वाली। अंकित का दोस्त उसे कहने लगता है। अरे अंकित, तू तो कह रहा था कि तेरी बहन तेरे से डरती है, लेकिन यहाँ तो मैं कुछ और ही देख रहा हूँ। मैं तो देख रहा हूँ तेरी बहन उल्टा तुझे ही धमकी दे रही है। हाँ अंकित, तेरे घर में तो तेरी 1 पैसे की भी इज्जत नहीं है। चलो दोस्तों, यहाँ से चलते हैं। आज के बाद हम कभी भी अंकित से बात नहीं करेंगे। दोस्तों के सामने अपनी बेइज्जती देख अंकित को बहुत गुस्सा आता है। अंकित उसी वक्त राधिका को जोरदार तमाचा लगा देता है। तूने मुझे क्यों मारा? इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे दोस्तों के सामने तूने मेरी बेइज्जती करवाई है। आज मैं तुझे बहुत मारूंगा। इतना बोलकर अंकित राधिका को और भी पीटने लगता है। उसके बाद अंकित अपने दोस्तों से कहता है, अब तो तुम सबको पता चल ही गया होगा इस घर में किसका राज चलता है। हाँ अंकित, सच में तू बहुत बहादुर है। अब हमें तेरी बहादुरी का पता चल गया। अपने दोस्तों की झूठी तारीफ सुनकर अंकित बहुत खुश होता है। सुनो, आज पार्टी में जितने भी पैसे खर्च होंगे वो सब मैं ही करूँगा। आज की पार्टी मेरी तरफ से। ये सुन अंकित के दोस्त खुशी से उछलने लगते हैं। उसके बाद अंकित घर में जितने भी पैसे रखे थे सब लेकर अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ बेचारी राधिका कुछ नहीं कर पाती है और सिर्फ रोती रह जाती है। मैं इतनी धूप में बाहर जाकर इतनी मेहनत करती हूँ ताकि हमें ढंग का खाना नसीब हो सके, और ये हमेशा सारे पैसे ले जाकर अपने दोस्तों के साथ उड़ा देता है। अगर इससे कुछ बोलो तो उल्टा मुझे ही पीटने लगता है। इसी तरह सब कुछ चल रहा होता है। एक दिन राधिका बाजार से कुछ सामान लेकर घर जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक बड़ी सी चिड़िया नजर आती है। अरे, ये चिड़िया तो कितनी बड़ी है। आज से पहले तो मैंने कभी भी इतनी बड़ी चिड़िया नहीं देखी। चिड़िया राधिका के पास आती है और उसे बोलती है, मुझे बचा लो लड़की, एक डाइन मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे पीछे आ रही है। क्या सच में? तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तभी अचानक वहाँ डायन आ जाती है। यही है वो डायन, ये बहुत बुरी है, मुझे इसे बचा लो। ए लड़की, मैं इस चिड़िया को अपने साथ लेकर जाऊंगी। तेरी मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए तो चुपचाप यहाँ से चली जा। नहीं नहीं, मैं इस चिड़िया को तुम्हारे हवाले छोड़कर बिल्कुल नहीं जाने वाली। अच्छा, कोई बात नहीं, मत जा, अभी तुझे बताती हूँ। राधिका वहीं मौजूद बड़े बड़े पत्थर उठाती है और डायन पर हमला कर देती है। डायन जख्मी होकर जमीन पर गिर जाती है। हाय, मर गई है, मेरे सर से खून आ रहा है। अभी मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मेरे से गलती हो गई। अब मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूँगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसके बाद डायन वहाँ से भाग जाती है। ये सब देखकर राधिका बहुत खुश होती है। उसके बाद चिड़िया राधिका से कहती है, मैं पक्षियों की जादुई दुनिया से आई हूँ, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरी दुनिया की रानी चिड़िया तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी। ठीक है, लेकिन तुम्हारी जादुई दुनिया कहाँ है? तुम मेरे पेट पर बैठ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी जादुई दुनिया में लेकर चलूंगी। उसके बाद राधिका चिड़िया के पीठ पर बैठ जाती है और चिड़िया उसे हवा में उड़ाते हुए अपनी जादुई दुनिया तक लेकर जाती है। चिड़िया राधिका को अपने लोक की रानी चिड़िया के पास लेकर जाती है। चिड़िया रानी चिड़िया से कहती है, रानी चिड़िया जी, देखो मैं अपने साथ किसको लेकर आई हूँ। कौन है ये और इसे तुम यहाँ लेकर क्यों आई हो? इसका नाम राधिका है और ये लड़की बहुत बहादुर है। इस लड़की की वजह से आज मेरी जान बच पाई है। सच में? राधिका, तुमने मेरी लोक की चिड़िया को बचाया है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम में कुछ देना चाहती हूँ। इतना बोलकर चिड़िया रानी 2 सोने और चांदी का फूल निकालती है और राधिका से कहती है, ये दोनों फूल हमारे लोक के जादुई सोने और चांदी के फूल हैं। ये फूल 10 साल बाद उगते हैं। ये दोनों सोने और चांदी के फूल तुम किसी जंगल में जाकर लगा देना। 2 दिन बाद उस जगह पर सोने और चांदी के फूल का घर बन जाएगा। सोने के फूल के घर के अंदर से तुम्हें हर रोज 10 सोने के सिक्के मिलेंगे और चांदी के फूल के घर के अंदर तुम सुरक्षित रह सकती हो। रानी चिड़िया की ये सारी बातें सुनकर राधिका बहुत खुश होती है। आपने तो मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। रानी चिड़िया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
इतना बोलकर राधिका सोने और चांदी का फूल लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद राधिका अपने गांव के जंगल में जाती है और दोनों सोने और चांदी के फूल को जमीन के अंदर रख देती है। इतना करके राधिका अपने घर वापस चली जाती है और 2 दिन बाद फिर से उसी जगह पर आती है। राधिका देखती है कि वहाँ एक सुनहरे फूल का घर बना हुआ है और साथ ही चांदी के फूल का घर बना हुआ है। राधिका सुनहरे फूल के घर के अंदर जाती है और उसे वहाँ 10 सोने के सिक्के मिलते हैं। मैं ये सारे सोने के सिक्के बाजार में बेच दिया करूँगी। मुझे ये सारे सोने के सिक्के बेचकर बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। अब मैं अपने सौतेले भाई के साथ नहीं रहूंगी, बल्कि इस चांदी के घर में रहूंगी। उसी जंगल में अंकित अपने दोस्तों के साथ घूमने आया होता है और वो राधिका को देख लेता है। अंकित राधिका के पास आता है, तभी उसके दोस्त उससे कहते हैं, अरे अंकित, ये तो सोने और चांदी के फूल के घर हैं और राधिका के हाथ में 10 सोने के सिक्के भी हैं। मुझे तो लगता है ये दोनों सोने और चांदी के फूल के घर जादुई हैं। चल अंकित, इस सोने और चांदी के फूल के घर को यहाँ से उठा कर ले जाते हैं। हाँ, तू बिल्कुल सही कह रहा है। ऐसा करने के बाद हम बहुत अमीर हो जाएंगे। नहीं नहीं, तुम सारे यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम सबको बहुत मारूंगी। तेरी इतनी हिम्मत कब से हो गई? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। इतना बोलकर अंकित राधिका को मारने के लिए आने ही वाला होता है। तभी राधिका भागकर चांदी के फूल के घर के अंदर चली जाती है। अंकित भी राधिका के पीछे पीछे चांदी के फूल के घर के अंदर चला जाता है। अंकित के चांदी के फूल के घर के अंदर जाते ही उसे जोर जोर से बिजली के झटके लगने लगते हैं। अंकित की ऐसी हालत देख अंकित के दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद राधिका जादुई चांदी के फूल के घर से कहती है, हे जादुई चांदी के फूल के घर, अब अंकित को छोड़ दो। मैं नहीं चाहती कि बिजली के झटकों से इसकी मौत हो जाए। राधिका के ऐसा कहने के बाद जादुई चांदी के फूल का घर बिजली के झटके देना बंद कर देता है। ये सब देखकर अंकित को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो कहता है, मुझे माफ कर दो दीदी, मैं बहुत बुरा हूँ। जिन दोस्तों को मैं अपना मानता था वो तो मुझे मुसीबत में देखकर खुद भाग गए और आपने मेरी जान बचाई। मैं तो तुझे कब से समझाती थी कि तेरे दोस्त अच्छे नहीं हैं, लेकिन तू मेरी सुनता कहाँ था। आज से मैं आपकी सारी बात मानूंगा और फिर से कभी इन लड़कों से बात नहीं करूंगा। इस तरह उस दिन से अंकित हमेशा के लिए सुधर जाता है। राधिका जादुई सोने के फूल के घर से सोने के सिक्के लेकर अपना गुजारा करती थी और गांव के गरीब लोगों की भी मदद किया करती थी। राधिका के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो अपने भाई के साथ एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। अनाथ स्कूल स्टूडेंट और हिटलर टीचर। चंचल एक अनाथ लड़की थी। कुछ समय पहले चंचल के माता पिता उसको अकेला छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। बेचारे चंचल का इस दुनिया में कोई नहीं था। चंचल पढ़ना चाहती थी और पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, लेकिन उसके हालात ऐसे नहीं थे कि वो पढ़ सके। चंचल 2 समय का खाना खाने के लिए एक सब्जी वाले के साथ सब्जी बेचा करती थी। इसी काम को करके वो अपना पेट पालती थी। चंचल को स्कूल के बच्चे यूनिफॉर्म में बहुत पसंद थे। अगर मैं अनाथ ना होती तो आज मैं भी इन बच्चों की तरह यूनिफॉर्म में स्कूल जा रही होती और पढ़ लिख रही होती। इस तरह से सब्जी नहीं बेचा करती और मेरे सारे सपने पूरे होते रहते। अरे भैया, आप ठीक से हिसाब क्यों नहीं लगा रही? मुझे मेरे पैसे वापस दे दो, आपके हिसाब में गलती है। आंटी जी, आपने 20 रुपए की गाजर ली और 25 रुपए के टमाटर। 20 + 25 = 45 और 10 रुपए की हरी मिर्च, यानी कि 45 और 10 = 55। काका, आंटी के 55 रुपए हुए। आंटी को 100 रुपए में से 55 काट के उनके पैसे दे दो। अरे वाह भैया, आपकी बेटी तो बहुत ही ज्यादा होशियार है। फौरन सब्जी का हिसाब लगा दिया। आपको अपनी बेटी को इस तरह सब्जी की दुकान पर नहीं बैठाना चाहिए। अभी इसके स्कूल जाने की उम्र है। इसका एक स्कूल में एडमिशन करा दो। देखना, बड़े होकर ये आपका नाम रोशन करेगी। अरे बहन जी, ये मेरी बेटी नहीं है। ये तो बेचारी अनाथ है। इसके माता पिता नहीं है, इसलिए इसको अपने यहाँ पर काम पर रखा हुआ है मैंने। बेटी, तुम्हारी आप बीती सुनकर मेरी आंखें ही नम हो गई।
अब तुम इस तरह से सब्जी नहीं बेचोगी। अब से तुम स्कूल जाओगी और पढ़ोगी लिखोगी। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम्हारा सामना मुझसे हुआ, क्योंकि मैं स्कूल के प्रिंसिपल की वाइफ हूँ। अब तुम्हारा एडमिशन स्कूल में हो जाएगा और तुम मेरे ही घर में रहना। अब चलो मेरे साथ, तुम्हें सब्जी बेचने की कोई जरूरत नहीं है। उस औरत का नाम सुमित्रा था। सुमित्रा एक स्कूल प्रिंसिपल की पत्नी थी। सुमित्रा की बात सुनकर चंचल तुरंत उसके साथ चल पड़ती है। चंचल बहुत खुश थी क्योंकि अब उसको सब्जी नहीं बेचनी पड़ेगी। अब वो भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाएगी और पढ़ेगी। सुमित्रा की अपनी भी एक बेटी थी जिसका नाम श्रेया था। जैसे ही श्रेया अपनी माँ के साथ चंचल को देखती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है। माँ, आप ये किस भिखारन को अपने साथ ले आई? हमें नौकरानी की अभी जरूरत नहीं है। इसके कपड़े तो देखो कितने ज्यादा गंदे हैं। चलिए अब जिस कूड़ेदान से आप इसको उठाकर लाई हैं, वापस वहीं फेंक कर आ जाइए। बेटी, ऐसे मत बोलो। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। ये अनाथ है और पढ़ना चाहती है। मैं तुम्हारे पापा से कहकर अपने स्कूल में एडमिशन करवा दूंगी। ये बहुत होशियार बच्ची है। हमारा इतना बड़ा घर है, हम इस अनाथ बच्चे को इस घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह तो दे ही सकते हैं। सुमित्रा अपनी बेटी को बहुत समझाती है, लेकिन वो सुमित्रा की एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। जब सुमित्रा का पति महेश घर आता है तो वो महेश को सारी बात बताती है। फिर महेश अपने स्कूल की एक टीचर से कहकर चंचल का टेस्ट दिलवाता है। चंचल टेस्ट में पास हो जाती है और उसका एडमिशन हो जाता है। आज चंचल का स्कूल में पहला दिन था। चंचल अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को पहनकर बहुत खुश थी। चंचल खुशी खुशी स्कूल जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी जगह पर बैठने जाती है वैसे ही श्रेया अपनी टांग अड़ाकर चंचल को नीचे गिरा देती है और चंचल से कहती है देखो तो जरा, इसको चलना भी नहीं आता। दोस्तों, तुम्हें पता है ये गरीब अनाथ लड़की है। मेरी मम्मी पता नहीं कहाँ से इसको उठाकर ले आई, वरना तो ये कहीं सड़क किनारे पर सब्जी बेच रही थी। लेकिन तो ज्यादा दिन तक स्कूल में नहीं टिकने वाली, क्योंकि हमारे स्कूल की कोमल टीचर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। उनके सामने जाएगी तो तेरे पसीने छूट जाएंगे। इतने में ही वहाँ पर कोमल टीचर आ जाती है। क्लास में इतना शोर क्यों हो रहा है? ये क्लास है, कोई पार्क नहीं है। मेरे कान में दर्द हो गया। और चंचल, तुम जमीन पर क्यों लेटी हो? मैम, वो मेरा पैर स्लिप हो गया था और मैं गिर गई। वैसे तुम अनाथ बच्ची हो ना, जिसका अभी अभी एडमिशन हुआ है। वैसे तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मुझसे जबान चलाओगी, लेकिन तुम कर भी क्या सकती हो? तुम्हारे माँ बाप तो है नहीं जो तुम्हें तमीज सिखाएंगे। रुको, मैं तुम्हारी अभी क्लास लगाती हूँ। इतना कहकर कोमल टीचर चंचल को बहुत मारती है और क्लास से बाहर निकाल देती है जब तक उनका पीरियड चलता है। आज पहले दिन ही ये क्या हो गया? पहले तो आते के साथ ही गिर गई और दूसरी बार टीचर ने मार दिया और अब क्लास से बाहर निकाल दिया। श्रेया बिल्कुल ठीक कह रही थी, ये टीचर बहुत ही स्ट्रिक्ट है। इनके सामने थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा, वरना मेरा पढ़ने का सपना अधूरा रह जाएगा। मुझे बस पढ़ना है और किसी भी बात का बुरा नहीं मानना। ऐसा सोचकर चंचल अपने आंसू पोंछती है और अगले पीरियड में वापस क्लास में चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। चंचल बहुत मन लगाकर पढ़ाई करती है। वो रात दिन पढ़ाई किया करती थी। जब भी क्लास में टेस्ट होता था तो वो पूरी क्लास में फर्स्ट आती थी। उसी क्लास में कोमल टीचर की भी बेटी पढ़ती थी। कोमल टीचर की बेटी चंचल की वजह से पीछे हो गई थी, जिस वजह से कोमल टीचर चंचल से और भी ज्यादा चिढ़ती थी। कभी कभार कोमल टीचर चंचल को बिना बात के भी मारती थी। ऐसे ही एक दिन कोमल टीचर सभी बच्चों को कॉपी के ऊपर चार्ट पेपर चढ़ाने के लिए बोलती है। सभी बच्चे चार्ट पेपर चढ़ा लेते हैं, लेकिन श्रेया भूल जाती है। इसलिए कोमल टीचर श्रेया को चाटा मारती है और कहती है, श्रेया, माना कि तुम प्रिंसिपल की बेटी हो, लेकिन ऐसा तो नहीं कि तुम अपना काम पूरा नहीं करोगी। तुम चार्ट पेपर क्यों नहीं चढ़ा कर लेकर आई? अब तुम्हारी शिकायत तुम्हारे पापा के पास जाएगी। सॉरी मैम, आपके पास मेरी नोटबुक है। आपने इसकी नोटबुक पहले ही चेक कर दी। ये मेरी नोटबुक है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे।
मुझसे झूठ बोलेगी, मुझसे होशियारी करेगी। तूने श्रेया को इसलिए आगे किया है ना क्योंकि वो प्रिंसिपल की बेटी है। रुक, तुझे मैं अभी सबक सिखाऊंगी। तू बहुत होशियार बनती है ना। इतना कहकर कोमल टीचर चंचल को बहुत मारती है। श्रेया को वो सब देखकर बहुत दुख हो रहा था। छुट्टी होने के बाद श्रेया चंचल के पास आती है। सॉरी चंचल यार, मैंने तुझे कितना गलत समझा था। मैंने तेरा बहुत मजाक भी उड़ाया, लेकिन तेरा दिल बहुत बड़ा है। तूने मेरी गलती अपने सर ले ली ताकि मुझे घर पर डांट ना पड़े। आज से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। लेकिन तुम कोमल टीचर से बचकर रहना, वो तुमसे पर्सनली दुश्मनी निकाल रही है क्योंकि तुम उनकी बेटी से सबसे ज्यादा नंबर लाती हो। वैसे चंचल, पेपर आने वाले हैं, तुम मेरी हेल्प करोगी ना? कोई बात नहीं श्रेया, तुम मेरी बहन जैसी हो। मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। मेरी किस्मत इतनी अच्छी है, माँ भी मिल गई और एक बहन भी। चलो अब हम दोनों घर चलते हैं। चंचल और श्रेया दोनों घर जाती है। घर जाकर दोनों एक साथ पढ़ती है। वो सब देखकर सुमित्रा को बहुत ज्यादा खुशी होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोमल टीचर अलग ही खिचड़ी पका रही थी। जब ये अनाथ लड़की हमारे स्कूल में नहीं थी तब हमेशा मेरी बेटी फर्स्ट आती थी। लेकिन जब से ये अनाथ आई है तब से मेरी बेटी फर्स्ट नहीं आती। अगर इन पेपरों में मेरी बेटी पीछे रह गई तो मेरी नाक कट जाएगी। मैं अपनी बेटी को इस अनाथ से पीछे नहीं रहने दूंगी। ऐसा सोचकर कोमल टीचर एक प्लान बनाती है और जिस दिन पेपर हो रहे थे उस दिन कोमल टीचर चंचल के डेस्क के नीचे एक चीटिंग पेपर फेंक देती है। जब चेकिंग होती है तो चंचल के पास चीटिंग पेपर निकलता है। कोमल टीचर प्रिंसिपल को अपने पास बुलाती है और सारी बात बताती है। चंचल रोते हुए कहती है, पता नहीं सर, मेरे पास ये चीटिंग पेपर कहाँ से आया। आप मेरा विश्वास करो, मैं चीटिंग नहीं करती। आप चाहो तो मुझसे पेपर दोबारा करवा सकते हो। उसके बाद प्रिंसिपल सर चंचल से दोबारा पेपर करवाते हैं। चंचल पेपर बहुत अच्छे से देती है और अच्छे नंबर ले लेती है। फिर सारे बच्चे कोमल टीचर के बारे में प्रिंसिपल को बताते हैं। प्रिंसिपल कोमल टीचर को स्कूल से निकाल देते हैं। कोमल टीचर को अपने किए की सजा मिल जाती है और फिर उस दिन के बाद से चंचल अच्छे से पढ़ती है और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।